हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का न्यू हॉस्टल, कमरा नंबर 207। यही वह जगह थी जहां रोहित वेमुला रहा करता था। रोहित एक रिसर्च स्कॉलर था, अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाला, अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़ा हुआ और विज्ञान के जरिए समाज को समझने वाला छात्र। लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में उसकी पहचान धीरे धीरे एक विद्यार्थी से ज्यादा एक जाति बनती चली गई। 2015 में छात्र राजनीति से जुड़ा एक विवाद हुआ। रोहित और उसके साथियों पर अनुशासनहीनता के आरोप लगे। जांच पूरी होने से पहले ही उन्हें निलंबित कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि रोहित को न हॉस्टल में रहने दिया गया, न मेस में खाने की अनुमति मिली। वह अपने साथियों के साथ खुले आसमान के नीचे एक अस्थायी टेंट में रहने को मजबूर हुआ। उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उसे ऐसा महसूस कराया गया जैसे वह एक छात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या। 17 जनवरी 2016 को उसी हॉस्टल के कमरे में रोहित वेमुला मृत पाया गया। कुछ ही साल बाद महाराष्ट्र के मुंबई शहर में टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज TNMC का हॉस्टल। यहाँ रहती थी पायल तरवी, एक आदिवासी मुस्लिम समुदाय से आने वाली पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रा। पायल अपने परिवार की पहली डॉक्टर बनने जा रही थी, लेकिन हॉस्टल और अस्पताल की गलियारों में उसका संघर्ष किताबों से कहीं ज्यादा कठिन था। उस पर सीनियर डॉक्टरों द्वारा लगातार जाति सूचक टिप्पणियां, तिरस्कार और मानसिक उत्पीड़न के आरोप, कभी उसकी पृष्ठभूमि पर ताने, कभी उसकी क्षमता पर सवाल। कहा गया कि वह आरक्षण की वजह से यहाँ। शिकायतें हुई, लेकिन संस्थान की प्रतिक्रिया धीमी रही। 22 मई 2019 को पायल तरवी ने आत्महत्या कर ली। एक और होनहार छात्रा चली गई। एक और हॉस्टल कमरा खाली रह गया। इन दोनों मामलों ने देश को यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में ऐसा हो सकता है तो बाकी जगहों की स्थिति क्या होगी। जब किसी छात्र के साथ अन्याय होता है तो सवाल सिर्फ एक संस्थान का नहीं रह जाता, सवाल पूरे शिक्षा तंत्र से पूछा जाता है कि क्या हमारी यूनिवर्सिटियां सिर्फ डिग्री देने की फैक्ट्रियां हैं या वे संवैधानिक मूल्यों की रक्षक भी हैं। यहीं से कहानी हमें ले जाती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC तक। UGC कोई अचानक बनी हुई संस्था नहीं है। यह उस सोच का परिणाम है जिसमें यह माना गया कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो शिक्षा केवल सस्ता या सुलभ ही नहीं बल्कि न्यायपूर्ण और समान भी बनाना होगा। 1944 में जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, सार्जेंट रिपोर्ट ने पहली बार यह सुझाव दिया कि देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ऐसी केंद्रीय संस्था होनी चाहिए जो सिर्फ पैसे का बंटवारा न करे बल्कि यह भी देखे कि विश्वविद्यालय कैसे चल रहे हैं और वहां पढ़ने वाला छात्र किस माहौल में जी रहा है। आजादी के बाद डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इस विचार को और मजबूती दी और फिर 1956 में UGC को संसद द्वारा एक वैधानिक संस्था का दर्जा मिल गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने UGC का उद्घाटन करते हुए कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। यानी UGC का काम सिर्फ विश्वविद्यालय को अनुदान देना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उच्च शिक्षा का हर परिसर संविधान की आत्मा के अनुरूप चले, जहां सम्मान, समान अवसर और गरिमा किसी की जाति या पहचान पर निर्भर न हो। लेकिन समय के साथ एक कड़वा सच सामने आने लगा। UGC के पास आने वाली शिकायतें बताने लगी कि कैंपस के भीतर भेदभाव अब अपवाद नहीं रहा बल्कि कई जगहों पर एक अदृश्य व्यवस्था बन चुकी है। 2020 से 2025 के बीच भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में 100% से अधिक की वृद्धि इस बात का संकेत थी कि समस्या केवल भावनात्मक नहीं, संरचनात्मक हो चुकी है। रोहित वेमुला और पायल तरवी जैसे मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों ने भी यह साफ कर दिया कि अगर संस्थागत ढांचा छात्र को सुरक्षा नहीं दे सकता तो बदलाव अपरिहार्य है। यहीं से जन्म हुआ प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 का। जब UGC ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 लागू किए तो उसका सबसे बड़ा संदेश यही था कि भेदभाव को अब अधूरा, अस्पष्ट या नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। पहली बार इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव को बहुत स्पष्ट और व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया। इन नियमों के अनुसार अगर किसी छात्र के साथ उसकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान के कारण कोई भी अनुचित, पक्षपातपूर्ण या भिन्न व्यवहार किया जाता है तो उसे सीधा सीधा जाति आधारित भेदभाव माना जाएगा। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि पहले के ड्राफ्ट
और कई पुराने दिशा निर्देशों में ओबीसी समुदाय के छात्रों को लेकर यह स्पष्टता नहीं थी। यही वह बदलाव है जिसने ओबीसी छात्रों को पहली बार स्पष्ट कानूनी सुरक्षा दी और यहीं से विवाद भी तेज हुआ। यूजीसी ने भेदभाव की परिभाषा को सिर्फ जाति तक सीमित नहीं रखा। इन नियमों में कहा गया कि भेदभाव कोई भी ऐसा व्यवहार हो सकता है जो अनुचित, पक्षपाती या अलग व्यवहार की श्रेणी में आए, चाहे वह खुलकर किया गया हो या चुपचाप, सीधे तौर पर हो या अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब यह है कि अगर किसी छात्र को उसके धर्म, लिंग, जन्म स्थान, नस्ल, सामाजिक पृष्ठभूमि या विकलांगता के आधार पर अलग ट्रीट किया जाता है या उसे अवसर उससे दूर रखा जाता है या ऐसा माहौल बनाया जाता है जो उसकी मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाए, तो वह भी भेदभाव माना जाएगा। इसलिए इन नियमों के तहत हर उच्च शिक्षण संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर (EOC) बनाना अनिवार्य किया गया है। यह केंद्र केवल एक औपचारिक दफ्तर नहीं होगा, बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैंपस में हर छात्र को समान अवसर, समान पहुंच और सुरक्षित माहौल मिले। EOC के भीतर एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता सीधे संस्थान के प्रमुख करेंगी। इस समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा, ताकि फैसले किसी एक नजरिए से नहीं बल्कि समावेशी सोच के साथ लिए जाएं। यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब जिम्मेदारी सिर्फ किसी कमेटी की नहीं होगी। संस्थान के प्रमुख को इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी माना जाएगा। यानी अगर कैंपस में भेदभाव होता है और संस्थान उसे रोकने में विफल रहता है, तो यह प्रशासनिक चूक मानी जाएगी, न कि व्यक्तिगत विवाद। इन नियमों में जवाबदेही को मजबूत करने के लिए EOC को हर 6 महीने में रिपोर्ट देनी होगी और संस्थानों को हर साल समानता से जुड़े अपने कदमों की रिपोर्ट यूजीसी को सौंपनी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर यूजीसी एक निगरानी समिति भी बनाएगा जिसमें संवैधानिक संस्थाओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी, शिकायतों पर नजर रखेगी और सुधारात्मक सुझाव देगी। सबसे अहम बात यह है कि नियमों को सलाह मात्र नहीं रखा गया है। अगर कोई संस्थान इनका पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ यूजीसी फंडिंग रोक सकता है, डिग्री या ऑनलाइन कार्यक्रमों पर रोक लगा सकता है, यहाँ तक कि यूजीसी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। हालांकि जैसे ही ये नियम लागू हुए हैं, कुछ जनरल कैटेगरी के छात्रों ने इसे एक तरफा बताना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ड्राफ्ट नियमों में गलत या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर कार्रवाई का जो प्रावधान था, उसे अंतिम नियमों से हटा दिया गया। जनरल कैटेगरी के छात्रों को लगता है कि इससे किसी पर भी बिना ठोस सबूत के आरोप लगाया जा सकता है और जब तक जांच चलेगी तब तक आरोपी का शैक्षणिक और सामाजिक नुकसान हो चुका होगा। इस डर को और बढ़ाता है नियमों में दिए गए इक्विटी स्क्वाड्स और 24/7 हेल्पलाइन जैसे प्रावधान। कुछ छात्रों को लगता है कि इससे कैंपस में निगरानी का माहौल बनेगा, जहां छात्र खुलकर बोलने से डरेंगे और अभिव्यक्ति की आजादी धीरे धीरे सीमित हो सकती है। एक और बड़ा कारण है प्रतिनिधित्व का सवाल। इक्विटी कमिटीज में SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांगों का अनिवार्य प्रतिनिधित्व तो तय किया गया है, लेकिन जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व को स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं बनाया गया। इससे कुछ छात्रों को लगता है कि नियम यह मानकर चल रहे हैं कि भेदभाव सिर्फ आरक्षित वर्ग के साथ ही होता है और जनरल कैटेगरी के छात्र या शिक्षक कभी पीड़ित नहीं हो सकते। इसी वजह से कुछ छात्र संगठन इन नियमों को संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के खिलाफ बताते हैं और कहते हैं कि यह नियम सभी के लिए समान सुरक्षा नहीं देते। यह आजादी असमानता पर टिकी थी। जब रोहित टेंट में था तब यह आजादी खतरे में नहीं थी। जब पायल अपमान झेल रही थी तब कैंपस का माहौल क्या नॉर्मल था? आज जब जवाबदेही आई है तो वही सिस्टम अचानक असहज हो गया है। इन आशंकाओं के चलते सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और कई लोग इन नियमों की तुलना SC/ST एक्ट से करने लगे, यह कहते हुए कि इसका भी दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। इन तमाम आशंकाओं के बावजूद इन नियमों का एक मजबूत और सकारात्मक पक्ष भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच्चाई यह है कि भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में तेज बढ़ोतरी किसी कल्पना का परिणाम नहीं है। रोहित वेमुला और पायल तन्वी जैसे मामलों ने यह दिखा दिया कि जब संस्थान चुप रहते हैं तो कीमत छात्रों को चुकानी पड़ती है। शिक्षा केवल परीक्षा पास करने या नौकरी पाने का माध्यम नहीं है। यह वह सबसे शक्तिशाली औजार है जिसमें समाज अपनी असमानताओं को पहचानता है और उन्हें बदलने का साहस करता है। जब किसी विश्वविद्यालय का परिसर छात्रों को उनकी जाति, पहचान या पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग तराजू से तौलने लगता है,
तो वह ज्ञान का केंद्र नहीं रह जाता, वह एक अलगाववादी संरचना बन जाता है। ऐसी शिक्षा राष्ट्र का निर्माण नहीं करती, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को कमजोर करती है। यूजीसी के नए इक्विटी नियम इसी टूटन को भरने की कोशिश है। ये नियम हमें याद दिलाते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ दाखिला देना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ सीखने का अवसर देना भी है। इन नियमों का सबसे बड़ा सकारात्मक असर यह है कि अब समानता को भावनात्मक अपील नहीं, संस्थागत जिम्मेदारी बना दिया गया है। अब कोई भी संस्थान यह नहीं कह सकता कि भेदभाव व्यक्तिगत मामला था। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमिटीज अगर ईमानदारी से काम करे तो वे कैंपस को डर और चुप्पे से निकालकर संवाद और समाधान की ओर ले जा सकते हैं। इन नियमों से वह छात्र भी सशक्त होता है जो अब तक अपनी पहचान के कारण खामोश रहने को मजबूर था। अब उसे यह भरोसा मिलता है कि उसकी शिकायत सुनी जाएगी और वह अकेला नहीं है। लेकिन इन नियमों का असर केवल आरक्षित वर्ग तक सीमित नहीं है। जब भेदभाव की परिभाषा व्यापक और मानवीय होती है तो वह हर छात्र को सुरक्षा देती है, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो। सम्मान की गारंटी किसी एक समुदाय का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नियम भारत को एक नई वैचारिक दिशा की ओर ले जाते हैं, जहां हम शिक्षा के अधिकार से आगे बढ़कर समान शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। यह बदलाव कागजी नहीं, सभ्यतागत है, क्योंकि जब कैंपस समावेशी होते हैं तो वहां से निकलने वाला छात्र केवल डिग्री लेकर नहीं निकलता, वह लोकतंत्र, संवेदनशीलता और न्याय की समझ लेकर निकलता है। और यही छात्र कल का शिक्षक होगा, डॉक्टर होगा, प्रशासक होगा और नीति निर्माता होगा। यदि हम आज उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभावपूर्ण प्रथाओं को शक्ति से नहीं रोकते तो हम आने वाली पीढ़ियों को वही अन्याय सौंप रहे होंगे। यूजीसी के ये नियम एक जरूरी शुरुआत है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण तभी संभव है जब शिक्षा सबके लिए समान, सुरक्षित और सम्मानजनक हो। हाँ, सवाल उठाना जरूरी है, बहस होना भी लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि समानता कोई एहसान नहीं, संवैधानिक अधिकार है। यूजीसी सिर्फ यह सुनिश्चित कर रहा है कि बराबरी कागजों तक सीमित ना रहे, बल्कि कैंपस, हॉस्टल और क्लासरूम तक भी दिखे। जो लोग इसे खतरा बता रहे हैं तो शायद उनका यह विरोध समानता के खिलाफ नहीं, बल्कि विशेषाधिकार खोने का डर है।